बहुपदों का गुणनखंडन अर्थात फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ आइए अब हम ऊपर के उदाहरण 10 की स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार करें। तो उदाहरण 10 को हम देखेंगे, इसी पेज में है ये। इसके अनुसार क्योंकि शेषफल q ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए 2t + 1 q ऑफ t का एक गुणनखंड है। तो हम अब देख लेते हैं उदाहरण 10। ये रहा उदाहरण 10। तो हमें जांच करना है इसमें कि बहुपद q ऑफ t 2t + 1 का एक गुणज है। गुणज यानी मल्टीपल। तो इसके लिए आपको बताया गया था शेषफल प्रमेय में कि 2t + 1 का अगर ये गुणज है, ये दिखाना है हमें, तो 2t + 1 का जो शून्यक होगा उसका मान अगर हम t के स्थान पे रख दें तो q ऑफ t 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हल में इस तरह दिखाया गया है कि q ऑफ t बहुपद 2t + 1 का एक गुणज केवल तब होगा जबकि 2t + 1 से q ऑफ t को भाग देने पर कोई शेष न बचता हो। आपको तो यह पता ही है कि गुणज तब होगा जब शेषफल नहीं बचता हो। यानी अब 2t + 1 = 0 लेने पर हमें यह प्राप्त होता है कि t = -1/2। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2t + 1 है, = 0 करेंगे तो कैसे होगा? ये t ये क्या होगा? माइनस, अब ऐसे देख लें हम, 2t क्या हो जाएगा? -1। और इस तरह से t क्या हो जाएगा? -1/2। यहाँ t -1/2 है और q ऑफ -1/2 = 4। अब देख सकते हैं यहाँ t के जगह पे -1/2 हमने सब में रख दिया है और हमें इस तरह से शून्य प्राप्त होता है। अतः q ऑफ t को 2t + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 0 है। अतः 2t + 1 दिए हुए बहुपद q ऑफ t का एक गुणनखंड है, अर्थात q ऑफ t 2t + 1 का एक गुणज है। हमने उदाहरण 10 को देखा, अर्थात किसी बहुपद gt के लिए q ऑफ t = 2t + 1 × g ऑफ t होता है। यह नीचे दिए हुए प्रमेय की एक विशेष स्थिति है। अब गुणनखंड प्रमेय क्या है उसे हम देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय: यदि p ऑफ x का घात n गुणनखंड प्रमेय: यदि p ऑफ x घात n > 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x - a p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है। यदि p ऑफ a = 0 हो और p ऑफ a = 0 होता है, यदि x - a p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। अब हम उपपत्ति देखते हैं, यानी प्रूफ। हम इसे सिद्ध करके देखते हैं। शेषफल प्रमेय द्वारा हम जानते हैं कि p ऑफ x = x - a × q ऑफ x + p ऑफ a। पहला है, यदि p ऑफ a 0 है तब p ऑफ x x - a × q ऑफ x होगा, जो दर्शाता है कि x - a p ऑफ x का एक गुणनखंड है। चूँकि x - a p ऑफ x का एक गुण
x माइनस ए पी ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो किसी बहुपद g ऑफ x के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी ऑफ x होगा। इस स्थिति में p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए इंटू जी ऑफ a इज इक्वल टू 0, क्योंकि a माइनस ए यानी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे g ऑफ a से तो यह 0 हो जाएगा। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। x प्लस 2 का शून्यक माइनस 2 है। आपको पता है कि किसी भी बहुपद का शून्यक एक मान है जो उस बहुपद के चर के स्थान पर रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर चर है x और x के जगह पे अगर हम -2 रख दें तो x प्लस 2 का मान हो जाएगा 0। इसलिए x प्लस 2 का शून्यक -2 है। शून्य कैसे निकालते हैं आपको पता है। अगर ये बहुपद हमें x प्लस 2 प्राप्त है तो बराबर हम ये ऐसे 0 कर देंगे और x का वैल्यू हम निकालेंगे और जो वैल्यू निकलेगा वही बहुपद का शून्यक होता है। एक्स क्यूब प्लस ये जो बहुपद है इसे हमने p ऑफ x मान लिया। ये देखिए p ऑफ x मान लिया है और इस बहुपद को हमने s ऑफ x मान लिया है। यहाँ पे p ऑफ -2 जब हम लेंगे तो इसका मान शून्य हो गया। जैसे ये शून्य हो गया तो हम समझ जाएंगे कि गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम के अनुसार x प्लस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। पुनः यहाँ देखिए s ऑफ x है तो x के स्थान पे फिर हम ये शून्यक ये जो -2 है इसको रखेंगे। अगर ये 0 हो जाए तो फिर कहेंगे ये इसका बहुपद ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। तो यहाँ देखिए s ऑफ x 2x प्लस 4 है तो यहाँ पर x के स्थान पर -2 रखने पर यदि s ऑफ -2 शून्य हो जाए तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 s ऑफ x का एक गुणनखंड है यानी फैक्टर है। तो यहाँ देखिए -2 जैसे ही हम लेते हैं x के स्थान पर तो क्या होता है ये शून्य प्राप्त हो जाता है। अतः x प्लस 2 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। वास्तव में गुणनखंड प्रमेय लागू किए बिना ही आप इसकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ये यहाँ पे 2 कॉमन लिया हमने तो क्या हुआ x प्लस 2। तो ऐसे भी जान सकते हैं, लेकिन ये तरीका हमें यहाँ सीखना है। यदि x माइनस 1 यह जो बहुपद है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसका शून्यक किसका शून्यक x माइनस 1 का शून्यक हम निकालेंगे और अगर इस बहुपद में x के स्थान पर रख देंगे तो इसका मान शून्य होगा। यहाँ यही बात लिखी गई है क्योंकि x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड है, इसलिए p ऑफ 1 शून्य होगा। अब हम p ऑफ 1 रख देंगे और बराबर हम शून्य करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा। ये k 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। अब k का मान -3 प्राप्त हुआ। इस तरह से हम k का मान निकाल चुके हैं। अब हम घात 2 और घात 3 के कुछ बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ये द्विघाती बहुपद है, आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो पावर है चर का वो 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। आपने मध्यपद यानी मिडिल टर्म Lx को ax प्लस bx में इस प्रकार विभक्त करके कि ab इक्वल टू m हो गुणनखंडन किया था। देखिए ये मध्यपद क्या है Lx है और इसको इस रूप में विभक्त यानी टुकड़ा करके तब x स्क्वायर प्लस Lx प्लस m इज इक्वल टू x प्लस a इंटू एक्स प्लस b प्राप्त हुआ था। अब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c अचर हैं के प्रकार के द्विघाती बहुपदों का गुणनखंडन करने का प्रयास करेंगे। तो अब जो हमें
द्विघाती बहुपद मिलेगा वो इस रूप का रहेगा, जहां a शून्य के बराबर नहीं रहेगा, a b c अचर होगा। तो इस प्रकार के द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड करने का प्रयास हम करेंगे। अब मध्य पद को विभक्त करके बहुपद ax² + bx + c का गुणनखंड निम्न प्रकार से होता है। मान लीजिए इसके गुणनखंड px + q और rx + s हैं, तब ax² + bx + c = px + q × rx + s = pr x² + ps + q r × x + qs। इस तरह से हम जब ये मल्टीप्लाई करके इस रूप में बदलेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। x² के गुणांकों की तुलना करने पर हमें a = pr प्राप्त होता है। इसी प्रकार x के गुणांकों की तुलना करने पर हमें b = ps + qr प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ps + qr, यहाँ ये x का ये गुणांक हो गया और a = pr, यहाँ पे x² के साथ जो गुना में है वो pr है, यानी a के स्थान पर ये pr हो गया, b के स्थान पर ये ps + qr हो गया और c के स्थान पर ये qs हो गया। x² का गुणांक यहाँ a है और इस रूप में यहाँ पे x² के साथ में क्या है, pr है, तो a pr के ये बराबर हो गया। यहाँ x का गुणांक है ps + qr और यहाँ क्या है, b है। फिर यहाँ देखिए qs है और यहाँ क्या है, c है। तो इस तरह से जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि a = pr, b = a और c = qs और c = qs प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि b दो संख्याओं ps और qr का योगफल है, जिनका गुणनफल ps × qr = pr × qs = ac है। अतः ax² + bx + c का गुणनखंडन करने के लिए हम b को ऐसी दो संख्याओं के योगफल के रूप में लिखते हैं जिनका गुणनफल ac हो। यह तथ्य नीचे दिए गए उदाहरण 13 से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण 13, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इस बहुपद का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ देखिए मध्य पद यानी मिडिल टर्म, बीच का जो पद है वो, और विभक्त करके यानी टुकड़ों में उसे हम बांटेंगे और गुणनखंड प्रमेय का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए मध्य पद को विभक्त करके कैसे होगा, यदि हम ऐसी दो संख्याएं p और q ज्ञात कर सकते हैं जिससे कि p + q = 17 और pq = 30 हो। यहाँ देखिए p + q, तो यहाँ देखिए बीच का क्या है, मध्य पद क्या है, ये 17x है। तो ऐसी हमें संख्या खोजनी है, p और q ऐसी संख्याएं खोजनी है कि दोनों का योगफल 17 हो। यानी हमें मिडिल टर्म में क्या है, 17 है, तो जो मिडिल टर्म का जो गुणांक है वो 17 है और हमें जोड़ने पर 17 प्राप्त हो। और p और q को जब हम गुना करें तो हमें 5 × 6 = 30, यानी दोनों का गुणनफल प्राप्त हो जाए तो हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 30 के गुणनखंड युग्मों को हम देखते हैं। तो 30 में 1 और 30, जैसे देखिए 30 है तो हम 30 को 1 × 30 लिख सकते हैं, इसे हम 2 × 15 भी लिख सकते हैं, इसे हम 3 × 10 भी लिख सकते हैं और फिर 5 × 6 भी लिख सकते हैं। तो ये गुणनखंड युग्म हो गए। अब यहाँ देखिए कि ये जो गुणनखंड युग्म है इनमें ऐसा युग्म, यानी युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है, युग्म मीन्स जोड़ा। तो ऐसा युग्म यानी जोड़ा हमें खोजना है कि जब जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त हो और गुणनफल हम प्राप्त करें तो 30 प्राप्त हो। जैसे देखिए 15 और 2 अगर लें तो 15 + 2 क्या होता है, 17 होता है और 15 × 2 30 प्राप्त होता है। तो हमें ये युग्म मिल गया। इन युग्मों में हमें 2 और 15 के युग्म से p + q 17 प्राप्त होगा और जब गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमें ये चुनना है। अब यहाँ देखिए
2 + 15 हमने लिखा 17 को, और फिर ये मल्टीप्लाई किया x से, अलग अलग ये टुकड़ों में बट गया, और बटते ही हम फिर कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ये 2x कॉमन आया, फिर ये ब्रैकेट के अंदर 3x + 1 आया, फिर यहाँ देखिए 5 कॉमन इन दोनों में आएगा, तो 5 कॉमन लेने से 3x + 1 हुआ। अब हम 3x + 1 को इधर लिखेंगे, और यहाँ 2x तो 2x, ये प्लस है तो प्लस, और ये 5 है तो 5। इस तरह से हमने इसका गुणनखंडन निकाल लिया। अब दूसरी विधि है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो देखें यहाँ हम इसमें 6 कॉमन लेते हैं, तो 6 कॉमन लेने पे ये x² हुआ अंदर में, ये 17/6 हो जाएगा, और ये 5/6 हो जाएगा। तो ये अब हम इसे p(x) मान लेते हैं, ये जो है बीच में, इसे 6 के बाद यानी x² + 17/6 × x + 5/6, ये हम क्या मानते हैं, p(x) मान लेते हैं। यदि a और b p(x) के शून्यक हों तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि p(x) का शून्यक है, यानी p(x) को शून्य करने वाला। तो शून्य कब होगा, जब ये जैसे x - a है, तो a भी चूंकि शून्यक है, तो x यहाँ पे a रख देंगे, तो a - a = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 हो गया। अगर यहाँ b रख दें x के स्थान पर, तो ये b - b हो जाएगा, जिसके कारण 0 गुने ये फिर ये जो संख्या है, तो ओवरऑल हमें क्या प्राप्त होगा, इसका मान 0 प्राप्त होगा। यानी a और b यदि क्या हो, शून्यक हो, तो इसका मान ये हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। अतः AB = 5/6 होगा। आइए हम a और b के लिए कुछ संभावनाएं देखें कि a और b क्या क्या हो सकते हैं। तो ये संभावनाएं इस तरह से हैं। अब p(1/2) लिखेंगे, तो 1/4, 17/6, 1/2 + 5/6, ये 0 के बराबर नहीं है, परंतु p(-1/3) = 0 है। अतः x + 1/3 p(x) का एक गुणनखंड है। अब जांच करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि x + 5/2 p(x) का एक गुणनखंड है। अतः हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। इस उदाहरण के लिए विभक्त करने की विधि का प्रयोग अधिक प्रभावशाली है, फिर भी आइए हम एक और उदाहरण लें। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंडन कीजिए। तो मान लीजिए p(y) = y² - 5y + 6 है। अब यदि p(y) = y - a × y - b हो, तो हम जानते हैं कि इसका अचर पद ab होगा। मैंने पहले उदाहरण में बताया भी। अतः ab = 6 है, इसलिए p(y) के गुणनखंडन प्राप्त करने के लिए हम 6 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 6 के गुणनखंड 1, 2 और 3 हैं। अब p(2) = 0 है, इसलिए y - 2 p(y) का एक गुणनखंड है। साथ ही p(3) = 0, इसलिए y - 3 भी y² - 5y + 6 का एक गुणनखंड है। अतः y² - 5y + 6 = y - 2 × y - 3। ध्यान दीजिए कि मध्य पद -5y को विभक्त करके भी y² - 5y + 6 का गुणनखंडन किया जा सकता है। आइए अब हम त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंडन करें। यहाँ प्रारंभ में विभक्त विधि अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगी, हमें पहले कम से कम एक गुणनखंड ज्ञात करना आवश्यक होता है, जैसा कि आप नीचे के उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण 15, यहाँ देखें, हमें गुणनखंडन ज्ञात करना है, तो इसे p(x) हम मान लेंगे। अब हम -120 जो है, इसके सभी गुणनखंडों का पता लगाएंगे। तो इनमें कुछ गुणनखंड क्या है, ये +1 +2, ये प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस, तो सारे ये 120 के ये गुणनखंड हैं। इनमें से जांच करने पर हम पाते हैं कि p(1) = 0 है, अतः x - 1 p(x) का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड जब होगा तो ये देखिए, ये क्या है, 120 है, यहाँ देखिए 120, यहाँ 120 है, तो 120x हम इसमें से ले लेंगे, यानी 142, यहाँ देखिए 142x है ना,
तो हम 120x को अलग कर लेंगे। अब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 22 ऐड करना पड़ेगा, इसको अलग से लिख देते हैं। फिर यहाँ देखिए ये 23x² है, तो हम इसे x² माइनस ये -x² माइनस 22x² लिख देंगे। तो इन दोनों को हम अगर कंबाइन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इन्हें विभक्त करते हैं और हम देखते हैं कि x-1 कॉमन ले लेंगे, तो इसको इस रूप में लिख देंगे। अब x-1 को यहाँ देखिए सर्वनिष्ठ लेकर के मैंने कॉमन, सर्वनिष्ठ लेना मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन हमने इस तरह से ले लिया और एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। इससे p ऑफ x को x-1 से भाग देकर भी प्राप्त किया जा सकता था। अब x² माइनस 22x प्लस 120 का गुणनखंडन या तो मध्य पद को विभक्त करके या गुणनखंड प्रमेय की सहायता से किया जा सकता है। मध्य पद को विभक्त करने पर हमें यह प्राप्त होता है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, मध्य पद का विभक्त करने पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 120 है, तो हमें 120 और यहाँ बीच में क्या है 22 माइनस 22 है, तो ऐसा टुकड़ा चाहिए हमें -22 का कि जिसे हम ऐड करके इसे ये बीच वाला प्राप्त कर लेंगे पद और गुणनफल करेंगे तो 120 और इंटू x² हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए 22 को 12 और ये 10 हमने इस तरह लिखा है, ये देखिए 22 है, तो ऐसा टुकड़ा क्या आएगा, ये देखिए 12 और ये 10, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -12 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -22, है ना। और फिर ये देखिए 120 है, तो -12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये किया और फिर कॉमन लिया x को और ऐसे हमें प्राप्त हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसे दबाएं। यदि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।